हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आप सबका फेवरेट ड्रामा द ग्रेट ग्रैंडमा सीजन 4। ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग और फनी है जो आप सबको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, प्यारे प्यारे कमेंट्स करना तो ज़रूरी है। तो बिना किसी देरी के ड्रामे को एक्सप्लेन करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम लियांग को देखते हैं जो अपनी पूरी फैमिली को लेकर अपने हस्बैंड के ग्रेवयार्ड पर आई होती है और उससे कहती है, देखो आज मैं बच्चों को तुमसे मिलवाने के लिए लेकर आई हूँ। जिसके बाद वो थोड़ी दुखी होकर खड़ी हो जाती है तो जिंग चौहान और मुहान जियांग को अम्ब्रेला से कवर कर लेते हैं ताकि इनकी प्यारी ग्रेट ग्रैंड माँ को धूप न लगे और उन्हें खाने पीने की चीजें ऑफर करने लगते हैं। तभी यांग यांग चिल्लाने लगता है और कहता है वहाँ ग्रेवयार्ड के पीछे कोई भूत है। जिसके बाद वो सब लोग ग्रेवयार्ड के पीछे जाकर देखते हैं तो एक ओल्ड मैन बैठा एप्पल खा रहा होता है, जिसे देखकर शियांग कहता है, ओह ये तो कोई होमलेस पर्सन लग रहा है, बेचारा भूखा होगा। तभी यांग यांग उस ओल्ड मैन पर गुस्सा करने लगता है और कहता है, यू ओल्ड मैन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वो एप्पल खाने की? वो मेरे ग्रेट ग्रैंडपा के लिए थी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और उसे मारने के लिए उसके पास जाने लगता है, लेकिन तभी यंग बाओ उससे कहता है, बकवास बंद करो, इतने बड़े हो गए हो लेकिन अब तक तुम्हें किसी चीज की अकल नहीं आई। जिसके बाद लियांग उस ओल्ड मैन के पास जाती है और उसे बाकी सब चीजें भी दे देती है और कहती है आप ये सब भी खा लें। जो देखकर वो ओल्ड मैन काफी खुश होता है और कहता है तुम बहुत जीनियस और अच्छी हो, तुम सच में 70 साल बाद पुनर्जन्म डिजर्व करती हो। जो सुनकर लियांग एकदम से हैरान रह जाती है और मन ही मन कहती है इसको कैसे पता कि मैं 70 साल बाद दोबारा से रीबॉर्न हुई हूँ। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हमें ये बताया जाता है कि लियांग का रीबॉर्न कैसे हुआ था, जो सीजन 1, 2 और 3 में ऑलरेडी बता दिया है। फिर हमें लियांग की आवाज सुनाई देती है जिसमें वो कहती है मैं एक प्रोफेसर हूँ जो मरने के बाद दोबारा से रीबॉर्न हुई हूँ, एक ऐसी लड़की की बॉडी में जिसका नाम और मेरा नाम एकदम सेम है। प्रेजेंट में लियांग यंग बाओ की तरफ देख सोचती है, किस्मत ने मुझे एक और मौका दिया है अपने बेटे और ग्रैंडसन से मिलने का। जिसके बाद शियांग उस ओल्ड मैन से पूछता है आपको कैसे पता कि हमारी ग्रेट ग्रैंड माँ का रीबॉर्न हुआ है? तो वो हंसने लगता है और यंग बाओ के पास जाकर कहता है मुझे सिर्फ ये नहीं और भी बहुत कुछ पता है। मुझे ये भी पता है कि इस एज में भी तुम कितने लकी हो कि तुम्हारे मॉम और डैड दोनों अब तक जिंदा हैं। ये सुनकर यंग बाओ के साथ सभी हैरान होते हैं। तभी ओल्ड मैन कहता है तुम्हारे दोनों पेरेंट्स जिंदा हैं फिर भी तुम उनके ग्रेवयार्ड पर बैठे हो, और हंसने लगता है। यांग यांग उसे पागल समझता है और कहता है बुढ़ा सटिया गया है इस उम्र में। तो मुहान उसे गुस्से से देखने लगता है। तभी ओल्ड मैन कहता है सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बस थोड़ा टाइम लगेगा। और ऐसी अजीब अजीब सी बातें कहते हुए वहाँ से चला जाता है और वो सब लोग हैरान होकर बस उसे देखते रह जाते हैं। जिसके बाद लियांग सबसे कहती है खड़े क्यों हो, चलो यहाँ से। वो ओल्ड मैन की बातों को उसका पागलपन समझकर इग्नोर कर देती है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। सीन यहीं पर चेंज होता है। हम एक आदमी को देखते हैं जिसका कार से एक्सीडेंट हुआ था। तभी वो आदमी जो कार ड्राइव कर रहा था वो अपने कार से बाहर आता है और उसे पूछता है क्या तुम ठीक हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा परिवार कहाँ है? तो वो कहता है मेरा नाम जी शिनयान है और मेरी वाइफ का नाम लियांग है। तभी हम देखते हैं कि उसके हाथ में लियांग की पिक्चर भी थी, लेकिन उसका फेस हमें नहीं दिखाया गया। तो क्या उस ओल्ड मैन की बात सच थी? क्या यंग बाओ के डैड सच में वापस आ गए? ये तो हम आगे ही देख पाएंगे। दूसरी तरफ हम यंग बाओ को देखते हैं जो अपना सामान पैक करके अपने सारे सर्वेंट्स को डांट रहा होता है और कहता है तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मॉम बिजनेस ट्रिप पर जा रही हैं? अब जल्दी से मेरी टिकट बुक करवाओ, मैं भी मॉम के साथ जाऊंगा। तो लियांग पूछती है तुम मेरे साथ जाना चाहते हो? वो हाँ कहता है। जिस पर लियांग कहती है ठीक है फिर चलो हम अपना एक प्राइवेट जेट खरीद लेते हैं, क्या कहते हो? तो यंग बाओ कहता है हाँ ये एक अच्छा आइडिया है।
जिसके बाद लियांग कहती है और एक विला भी जो बिल्कुल सिटी के सेंटर में हो, और 100 सर्वेंट्स और नैनीज भी रखेंगे जो हर वक्त तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम्हारे ऑर्डर्स मानेंगे। मैं तो कहती हूँ खुद का एक सर्कस भी खोल लेते हैं जो तुम्हें हमेशा एंटरटेन करता रहेगा। ये सब सुनकर यंग बाओ से ज्यादा उसके ग्रैंडसन कंफ्यूज हो रहे होते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि ये आज ग्रैंड माँ को क्या हो गया है। लियांग की ऐसी बातें सुन यंग बाओ भी समझ जाता है कि वो ये सब गुस्से में कह रही है, तो वो एकदम से मासूम सी शक्ल बनाकर लियांग से कहता है, ओ मॉम, क्या मैं आपके साथ नहीं चल सकता प्लीज? तो लियांग गुस्से में कहती है, नहीं, देखो अब तुम छोटे बच्चे नहीं हो, मैं वहाँ काम से जा रही हूँ, घूमने फिरने नहीं, और वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो अभी तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। जो सुनकर वो मुंह बना लेता है। यंग बाओ की ऐसी शक्ल देख यांग से तो अपनी हंसी कंट्रोल ही नहीं होती। वो शाओयी से कहता है, देखो तो ग्रैंडपा तो तुमसे भी छोटे बच्चों की तरह रिएक्ट कर रहे हैं, अपनी मॉम का पीछा छोड़ ही नहीं रहे। तो यंग बाओ से चुप रहने को कहता है और बोलता है, तुम जैसा बास्टर्ड मुझे सिखा रहा है जो खुद हमेशा अपने मॉम को तंग करता रहता था। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। इस पूरे खानदान में सिर्फ तुम एक ही हो जो हर वक्त आवारागर्दी करते रहते हो। तुम्हारे भाई फिर भी तुमसे ठीक ही हैं और उसे खूब बातें सुनाने लगता है। जब बाकी सब देखते हैं कि अब यांग के बाद उनकी बारी है, तो वो सब अपनी अपनी जगह से उठकर किसी न किसी काम का बहाना बनाते हैं। जाओ यांग बोर्ड मीटिंग का बहाना बनाता है तो शियांग कहता है कि एक बड़े डायरेक्टर ने उसे मूवी में रोल दिया है तो मीटिंग के लिए जाना होगा। और मुहान कॉल पर कहता है, अमांडा मेरा इंतजार करो, मैं बस पहुंचता हूँ। ये सुन यांग को मौका मिल गया। कहता है, देखो मुहान विदेश लड़कियों के पीछे भागा फिर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा। तो मुहान उसके पास आकर बैठकर कहता है, ये वर्ल्ड साइंस कॉन्फ्रेंस के स्टाफ का फोन है, मुझे अवार्ड लेने के लिए बुला रहे हैं, मैं तुम्हारी तरह वेला नहीं हूँ। ये बोलकर वो चला गया। जब जिंग चौहान जाने लगता है तो यांग उसे रोक पूछता है, अब तुम कहाँ जा रहे हो? तो यंग बाओ जवाब देता है, तुम्हारा तीसरा भाई अपनी ग्रेट ग्रैंड माँ को अपना आइडल मानता है। 3 मंथ पहले एक टॉप साइंटिफिक जर्नल में अपना पेपर पब्लिश कर चुका है और अब उसे हाइजिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल गया है। एक तुम ही हो जिसने जी फैमिली का नाम बदनाम कर रखा है। वो सब जानबूझकर ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि वो यांग को ये एहसास दिला सकें कि इस घर में सिर्फ वो एक ही है जिसके पास कोई काम धंधा नहीं। जिसके बाद वो लियांग और यंग बाओ से कहता है, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अभी शाओयू भी मेरे साथ ही है, देखो वो भी मेरी तरह फ्री बैठी है। लेकिन तभी शाओयी उठकर पियानो बजाने लगती है और काफी अच्छा प्ले करती है, जिसे सुनकर यंग बाओ और लियांग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन यांग तो अपना मुंह छुपा रहा होता है। तभी शाओयी उसके पास आकर कहती है, अंकल आप मुझे वेरी बोल रहे थे, आपको पता है कल मैंने अपना म्यूजिक टेस्ट दिया है और उसमें मैं फर्स्ट आई हूँ। तो यांग स्माइल करता है और कहता है, शाओयी तुम तो ग्रेट हो। जो देखकर यंग बाओ गुस्सा करने लगता है और उससे कहता है, देखो तुम तो शाओयी से भी कम्पीट करने के काबिल नहीं हो, वो भी कुछ ना कुछ करती रहती है, एक तुम ही नालायक हो, किसी काम के नहीं हो, एकदम निकम्मे। जो सुनकर वो बिल्कुल खामोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम यंग बाओ को देखते हैं जो गार्डन में बैठकर टी एंजॉय कर रहा होता है। तभी वहाँ यांग आता है और कहता है, आप ग्रेट ग्रैंड माँ को अब्रॉड अकेले भेज रहे हो? ग्रैंड माँ अभी यंग है, ब्यूटीफुल है, अगर किसी के चक्कर में फंस गई तो? मैंने तो बहुत से लोगों को देखा है जिनकी मॉम दूसरी शादी कर लेती हैं, लेकिन क्या आप इस एज में अपने स्टेप फादर को एक्सेप्ट करेंगे? सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना? ये सुन यंग बाओ एकदम से सीरियस हो जाता है और वो यांग से कहता है, तुम ठीक कह रहे हो, चलो अपनी तैयारी करो, मॉम के साथ तुम जाओगे अब्रॉड। ये सुनकर वो मन ही मन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ये यही तो चाहता था, लेकिन फिर ड्रामा करने लगता है। यंग बाओ से कहता है, ओ सॉरी, लेकिन मैं बहुत बिजी हूँ तो मैं नहीं जा पाऊंगा। जो सुनकर यंग बाओ समझ जाता है कि ये इतनी आसानी से नहीं जाने वाला, तो वो उससे कहता है, अच्छा बताओ क्या चाहते हो तुम? तो यांग मुस्कुरा कर कहता है, हाँ अब थोड़ी काम की बात की ना आपने, वैसे मुझे याद आया आप मुझे कुछ बोल रहे थे। हाँ याद आया।
पता नहीं क्या क्या कहा, तो मैं बिल्कुल भी नहीं जा सकता। यंग बॉ इसकी बात का मतलब समझ गया। फिर क्या, ये हाथ में बोर्ड लिए जोर जोर से कहता है, यांग यांग तुम हमारी फैमिली के प्राइड हो, तुम ही तो हमारे हीरो हो, मुझे तुम पर बहुत फख्र है। तो यंग बॉ कहता है, हाँ हाँ ऐसे ही कहते रहो, जोर जोर से कहो, और लियांग के साथ कार में बैठकर चला जाता है। तो यंग बाओ उस बोर्ड को फेंक देता है और कहता है, बड़ा आया, इसे तुम्हें बाद में देख लूंगा, समझता क्या है खुद को। फिर चिल्लाकर कहता है, मेरी बात ध्यान से सुन लो, तुम्हें अपनी ग्रेट ग्रैंड माँ का ख्याल रखना होगा। अगर किसी लफंगे ने उन्हें धोखा देने या फंसाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। दूसरी तरफ हम शियांग फैमिली के सेकंड यंग मास्टर वैंग यी को देखते हैं, जो अपने बिग ब्रदर शेनजी के साथ चेस खेल रहा होता है और उसे कहता है, अरे यार तुमने फिर से मुझे हरा दिया। तभी वहाँ एक सर्वेंट आता है जो वैंग यी से कहता है, आपके एरोस्पेस इंस्टीट्यूट स्पेस प्रोजेक्ट के मेंबर्स की लिस्ट आ गई है, आप चेक कर लें। तो वो उस लिस्ट को देखने लगता है, जिसके बाद वो लियांग का नाम लेता है, जो सुनकर शेनजी एकदम से हैरान हो जाता है, लेकिन मन ही मन खुश भी होता है कि वो लियांग से मिलने वाला है। और यहाँ हमें उसका चेहरा दिखाया जाता है, जो लियांग के हस्बैंड से थोड़ा मिलता जुलता है। तो क्या ओल्ड मैन की बात सच निकली, इसका भी रीबॉर्न हुआ है? अगर नहीं तो ये लियांग को कैसे जानता है, ये तो हम आगे ही देख पाएंगे। दूसरी तरफ हम लियांग और यान यांग को देखते हैं, जो बीजिंग साइंस एकेडमी पहुंच जाते हैं, जहां वैंग यी प्रोफेसर मिन से प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा होता है। जब लियांग अंदर जा रही होती है तो उन दोनों को वजह समझकर प्रोफेसर मिन उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं, तुम दोनों को यहाँ आने की परमिशन किसने दी? वो गार्ड्स को बुलाकर उन्हें बाहर निकालने का बोलते हैं। लेकिन तभी वहाँ लियांग की टीचर प्रोफेसर यू आ जाती है और वो मिस्टर मिन से कहती है, शायद तुम्हें पहचानने में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। ये लियांग है इस प्रोजेक्ट की बॉस, इसकी वजह से तो हमारा लास्ट आई प्रोजेक्ट बच गया था। अगर ये ना होती तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। अगर तुमने इसे बाहर निकाला तो स्पेस प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाएगा। मिस्टर मिन कहते हैं, प्रोफेसर यू मजाक छोड़िए, ये तो बच्ची है, इतने बड़े प्रोजेक्ट की हेड कैसे हो सकती है? तो मिस्टर यू उसे ऑफिशियल अपॉइंटमेंट लेटर देती है और कहती है, वैंग यी इसका असिस्टेंट होगा। ये सुन मिस्टर मिन कहते हैं, मेरा स्टूडेंट किसी और का असिस्टेंट क्यों? वैंग यी मैथ जीनियस है, नेशनल रिसर्च का हिस्सा रहा है और सबसे यंग पीएचडी होल्डर। जरा मैं इसे गूगल तो करूं। वो लियांग के बारे में चेक करने के बाद कहता है, एक फ्रेशर जिसने किसी टैलेंट शो में पार्ट लिया था, इसका तो रिसर्च से दूर दूर तक लेना देना नहीं, पक्का ये किसी सिफारिश से यहाँ आई है। तभी यान यांग की ओवर एक्टिंग शुरू हो जाती है। वो सबके सामने लियांग को चिल्ला चिल्ला कर इंट्रोड्यूस करवाने लगता है और उसके तारीफों के पोल भी बांध रहा होता है, जो सुनकर लियांग बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रही होती है और उसे चुप करवाने की भी कोशिश करती है। लेकिन यांग यांग, जो एक बार शुरू हो जाए, चुप होने का नाम ही नहीं लेता। तो लियांग कह रही है, आज तुम मेरे हाथों से मरोगे। मिस यू भी प्रोफेसर मिन को डिटेल में लियांग के सारे प्रोजेक्ट के बारे में बताती है, जो सुनकर मिस्टर लिन लियांग से माफी मांगते हैं और कहते हैं, मैंने तुम्हें पहचानने में गलती की। तो लियांग कह रही है, कोई बात नहीं। तभी वैंग यी लियांग को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिला। आपको पता है, आपसे मिलने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड था। इस प्रोजेक्ट में आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मिस्टर मिन कहते हैं, जी नहीं, तुम नहीं बल्कि मैं इस प्रोजेक्ट में मिस लियांग को असिस्ट करूंगा। और लियांग से कहते हैं, मुझे उम्मीद है आप मुझे चूज करेंगी, क्योंकि मैं वैंग यी से ज्यादा एक्सपीरियंस हूँ। प्लीज आप मुझे एक बार अपने साथ काम करने का मौका दें। आई प्रॉमिस मैं आपको निराश नहीं करूंगा। टीचर और स्टूडेंट के बीच लड़ाई शुरू हो गई। वैंग यी कहता है, ये ठीक नहीं है, प्रोजेक्ट मेरा है, आप मुझे छीन नहीं सकते। तभी मिस यू प्रोफेसर मिन से कहती है, शर्म करो, अपनी एक्साइटमेंट के चक्कर में तुम बच्चे से प्रोजेक्ट नहीं ले सकते। अपनी उम्र देखो और अपना काम देखो। तुम एक बच्चे से उसकी मेहनत छीनना चाहते हो और उसे अपने साथ ले जाती है। वैंग यी बहुत एक्साइटेड होकर लियांग से कहता है, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आपके अंडर वर्क एक्सपीरियंस मिलने वाला है। आप प्लीज मुझे अपना स्टूडेंट बना लो।
और उसे टीचर लियांग कहकर बुलाता है तो लियांग कहती है मुझे टीचर मत कहो, तुम और मैं ऑलमोस्ट सेम एज के हैं तो मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो, और वहाँ से चली जाती है। उसे देख फेंगी मन ही मन सोचता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इस लड़की को कहीं देखा है, शायद बिग ब्रदर के पास, क्योंकि शिंगयांग हर टाइम लियांग की पिक्चर लेकर घूमता था। जिसके बाद हम शिंगयांग को देखते हैं जो अब भी लियांग की पिक्चर को देख रहा होता है। दूसरी तरफ हम लियांग को देखते हैं जो यांग यांग के साथ कहीं जा रही होती है, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है, तो वो यांग यांग से कहती है मुझे पता चल गया है, उन सबको वापस भेजो। यांग यांग कहता है क्या मतलब, और ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। तो लियांग कहती है ये फूड वंडर और वो स्वीपर तुम्हारे ही आदमी है ना। जो सुनकर यांग यांग एकदम हैरान रह जाता है और कहता है वाओ आपकी ऑब्जर्वेशन कितनी अच्छी है, आपकी जगह मैं होता तो कभी भी ये पता नहीं लगा पाता। फिर वो उन दोनों को बुलाता है और कहता है अब से ग्रैंडमा पर नजर रखने की कोई जरूरत नहीं, और लियांग से कहता है चलिए। तो लियांग कहती है मुझे उल्लू बनाने की कोशिश मत करो, उस आदमी को भी निकालो जो प्लांट्स के अंदर छुपकर मुझ पर नजर रख रहा है। तो यांग यांग कहता है वाओ आप तो जीनियस हैं, और उस आदमी को भी भेज देता है। तो लियांग उससे कहती है अगर तुमने ऐसी हरकत दोबारा की तो मैं तुम्हारी पॉकेट मनी बंद कर दूंगी और साथ ये आजादी भी। तो वो डर जाता है और कहता है इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, ये सब ग्रैंडपा का ऑर्डर था आपकी सेफ्टी के लिए, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं, आप चाहें तो उनसे पूछ सकती हैं, मैं तो सिर्फ उनके ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। जिसके बाद वो अपना फोन निकालता है और ऑक्शन की पिक्चर दिखाता है और कहता है मुझे ग्रैंडपा ने कहा है कि आपको यहाँ जरूर ले जाऊं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ जाना चाहोगी, मुझे तो लगता है कि ग्रैंडपा आपको समझते ही नहीं। तो लियांग वो पिक्चर देखकर सोच में पड़ जाती है और उससे कहती है यंग बाओ मुझे अच्छे से समझता है, मैं यहाँ जरूर जाऊंगी। जिसके बाद हमें ऑक्शन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यान यांग लियांग से कहता है आपको तो ऐसी जगह पर आना कभी पसंद नहीं था, तो आप यहाँ क्यों आई, क्या कुछ स्पेशल है यहाँ पर। लेकिन लियांग उसे कोई जवाब नहीं देती। जिसके बाद वो जाओ यांग को कॉल करके कहता है कि मुझे 5 मिलियन ट्रांसफर करो। पहले तो वो उसे खूब बातें सुनाता है, लेकिन जब वो कहता है कि ग्रैंडमा के लिए चाहिए तो वो उसके अकाउंट में पैसे भेज देता है। तो यान यांग हीरो बनते हुए लियांग से कहता है अब हमारे पास 4.5 मिलियन है, आपको जो भी लेना है ले सकती हो, शर्माने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। लेकिन वो उसकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और अपनी दुनिया में खोई होती है। तभी स्क्रीन पर 70 इयर्स पुरानी एक पिक्चर दिखाई जाती है जिसमें लियांग और शिनयान थे। आज उनके एसेट्स को ऑक्शन में रखा गया। वो पिक्चर देखकर यान यांग समझ जाता है कि लियांग यहाँ पर क्यों आई। वहीं लियांग उस पिक्चर को देखकर पास्ट के टाइम को याद करने लगती है और तभी हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें वो सब एक ग्रुप पिक्चर बनवा रहे होते हैं और बहुत खुश थे। लेकिन तभी एक कंट्री की एजेंसी उन पर अटैक कर देती है, तो शिनयान लियांग और यंग बाओ को वहां से भेज देता है और जाते जाते लियांग को एक लेटर भी देता है जिसमें लिखा था मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरे जाने के बाद तुम प्लीज यंग बाओ और अपना ख्याल रखना। जब तुम ये लेटर पढ़ोगी तो शायद मैं तुमसे बहुत दूर जा चुका होऊंगा, मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरे लिए मेरे देश के प्रति अपना फर्ज है जो मुझे पूरा करना ही होगा। और तभी लियांग और बाकी सबको ब्लास्ट की आवाज सुनाई देती है जिससे पता चलता है कि शिनयान सबको छोड़कर चला गया। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि उनके जैकेट में बम था, उन्होंने ब्लास्ट कर दिया था ताकि दुश्मनों को खत्म कर सकें, और इसी के साथ वो भी सबको छोड़कर चला गया। जिसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस तस्वीर के बारे में बताया जा रहा होता है कि इस तस्वीर में जितने भी लोग हैं वो सब रियल हीरोज हैं, क्योंकि इन सब लोगों ने अपनी जान पर खेलकर कंट्री की रक्षा की। और उस तस्वीर को ऑक्शन में रखा जाता है जिसकी प्राइस 1 लाख युआन होती है। जिसके बाद सब लोग बिडिंग स्टार्ट करते हैं और यान यान भी बिड लगाता है। लेकिन तभी हम वेंगी को देखते हैं जो 1 मिलियन की बिडिंग लगाता है, जो सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं सिर्फ एक तस्वीर
तस्वीर के लिए कोई 1 मिलियन कैसे दे सकता है। और तभी यान यान 2 मिलियन की बिड लगाता है और लियांग से कहता है आप फिक्र मत करें, मैं ये तस्वीर आपके लिए जरूर लूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन तभी वैंग यी बिडिंग को आगे बढ़ाता है और 5 मिलियन की बोली लगाता है, जो सुन बेचारा यान यांग भी चुप हो जाता है क्योंकि उसके पास टोटल 5 मिलियन ही थे। तो वो लियांग से कहता है ग्रैंड माँ मुझे माफ कर देना, अब मैं बिडिंग आगे नहीं बढ़ा सकता। तो लियांग अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और वो अपना साइन शो करती है, जिसका मतलब होता है कि वो इस तस्वीर के लिए अनलिमिटेड पे करने को तैयार है। यानी जो कोई भी बिड लगाएगा लियांग उसका डबल पे करेगी, जो देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और वो पिक्चर लियांग की हो जाती है। जिसके बाद यान यांग कहता है मैं तो भूल ही गया था कि पूरी जी फैमिली आपकी है, आपसे ज्यादा रिच कौन हो सकता है। तभी वैंग यी उन्हें रोकता है और पूछता है क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि एक मामूली सी तस्वीर में आपको इतना इंटरेस्ट क्यों है। तो लियांग उससे कहती है ये बात तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि एक नॉर्मल सी तस्वीर में तुम्हें इतना इंटरेस्ट क्यों है कि तुम उसके लिए 5 मिलियन लगाने को तैयार थे। तो वो कहता है ये मेरे बिग ब्रदर का शौक है ऐसी चीजें कलेक्ट करने का, और इस इंसिडेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें ऑलरेडी उनके पास हैं। अगर आप देखना चाहती हैं तो मैं आपको अपने घर इनवाइट कर सकता हूँ ताकि आप वो पिक्चर्स देख सकें। ये सुनकर लियांग सोच में पड़ जाती है। सीन यहीं पर चेंज होता है। हम लियांग और यान यांग को वैंगी के साथ घर जाते हुए देखते हैं, जहां यांग यांग लियांग को शियांग फैमिली की सारी हिस्ट्री बता रहा होता है और कहता है कि इनकी फैमिली ने मिलिट्री को बहुत सर्व किया है। इस फैमिली के अब बस 2 ही यंग मास्टर हैं। वैंगी सेकंड यंग मास्टर है, इसे बचपन से ही सब जीनियस कहते हैं। तो लियांग कहती है फर्स्ट यंग मास्टर का क्या, तुमने उसके बारे में नहीं बताया। तो वो कहता है क्योंकि मुझे भी उसके बारे में ज्यादा नहीं पता, वो बहुत ही मिस्टीरियस पर्सन है और लोगों से बहुत ही कम मिलता है। जिसके बाद वैंग यी लियांग और यान यांग को शेंजी के कलेक्शन रूम में ले आता है और कहता है यहाँ ब्रदर ने जिन हुई से रिलेटेड बहुत सारी मेमोरीज को संभाल कर रखा हुआ है, जो देखकर लियांग बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है क्योंकि वहाँ सारी चीजें उसकी और शिनयांग की मेमोरीज में से थी। तभी वो एक पेंटिंग को देखती है और कहती है मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये पेंटिंग टेंगशू यूनिवर्सिटी से यहाँ तक आ पहुँचेगी। तो ये सुनकर वैंगी थोड़ा हैरान होता है और कहता है आपको कैसे पता चला कि ये पेंटिंग ब्रदर ने यूनिवर्सिटी से ली। वैसे इस पेंटिंग में जो लड़की है वो सेम आपके जैसी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि ये आपकी ही तस्वीर है। तो यान यांग फौरन कहता है ये सिर्फ एक कोइंसिडेंट है, तुम खुद सोचो कोई 70 साल बाद इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है। अगर ये वही सेम पर्सन होती तो अब तक बहुत ज्यादा ओल्ड हो गई होती। और हंसने लग जाता है तो लियांग उसे गुस्से से देखने लग जाती है तो वो चुप हो जाता है। जिसके बाद लियांग वैंगी से कहती है आप लोगों का इस फैमिली से कोई रिलेशन है क्या, I mean, आप लोगों ने इतना कुछ कलेक्ट कर रखा है, बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। तो वो कहता है नहीं हमारा कोई रिलेशन नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा भाई ये कलेक्शन जमा करने का इतना शौक रखता है, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन तभी वहाँ शेंजी आता है। जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। यान यांग लियांग को बताता है ये है शियांग फैमिली का फर्स्ट यंग मास्टर शेंजी। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। तभी लियांग शेंजी के पास जाती है और उसे वो पिक्चर दिखाती है जो उसने ऑक्शन में जीता था। पूछती है क्या मैं जान सकती हूँ कि आप ये सब क्यों कलेक्ट कर रहे हो, जैन हुई शिप के लोगों से आपका क्या कनेक्शन है। तो वो उसे कोई जवाब नहीं देता और उसे तस्वीर लेकर ऐसे देखने लगता है जैसे वो उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और फ्रेम करने लगता है। तो ये देख यान यांग चिल्लाने लगता है और कहता है ओए ये तुम क्या कर रहे हो, हद हो गई, तुम तो मुझसे भी ज्यादा बदतमीज निकले। सुन भी रहे हो जो मैं कह रहा हूँ, ये फोटो हमने ऑक्शन में पैसे देकर खरीदा है और तुम हो के अपने पास फ्रेम करके रख रहे हो। लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। तभी वैंगी उन्हें बताता है कि शेंजी एक नॉर्मल पर्सन नहीं है, बचपन से ही उसे ऑटिज्म है, इसी वजह से आपको उसका बिहेवियर थोड़ा अजीब लग रहा होगा। लियांग को इसके लिए बुरा लग रहा होता है। शेंजी बताता है बचपन से ही ये बात नहीं कर सकता, अपनी ही दुनिया में मगन रहता है, इसलिए तो किसी से नहीं मिलता। लेकिन कुछ महीने पहले भाई का कार एक्सीडेंट हुआ था और तब हमें ड्राइवर ने बताया कि भाई ने पूरा एक सेंटेंस बोला था, लेकिन जब ये होश में आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था। जिसके बाद ये फिर से म्यूट हो गया।
लेकिन यांग यांग को उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता। वो चिल्लाकर कहता है, ये तस्वीर हमने पैसों से ली है, तुम इसे फ्रेम करके कैसे रख सकते हो? लेकिन शेंजी उसे ऐसे इग्नोर करता है जैसे वो वहाँ पर है ही नहीं। तो ये देखकर वेंगी उसे सॉरी बोलता है और कहता है, ब्रदर ये पिक्चर वापस नहीं करेंगे, मैं उन्हें बचपन से जानता हूँ। एक दफा ये किसी चीज के पीछे पड़ जाए तो फिर उसकी जान आसानी से नहीं छोड़ते। अब ये तस्वीर इनकी हो गई और ये किसी भी कीमत पर किसी को नहीं देंगे। तभी लियांग शेंजी से कहती है, क्या मैं कभी कभार आपका ये कलेक्शन देखने आ सकती हूँ? तो वो उसे कोई जवाब नहीं देता। तो वेंगी कहता है, भाई बोल नहीं सकते और मुझे लगता है कि ये हमारी बात भी नहीं समझ सकते। लेकिन तभी शेंजी लियांग के पास आता है और उसे अपने गले में पहनी हुई की उतार कर उसे देता है, जो देखकर वेंगी तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, ये कैसे हो गया? इसने आपको अपने स्टोरेज रूम की की दे दी। आपको पता है आज से पहले इसने कभी किसी को भी उस रूम में आने की परमिशन नहीं दी। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपकी बात समझते हैं। जिसके बाद वो शेंजी से पूछता है, भाई क्या आप चाहते हो कि मिस लियांग अक्सर यहाँ आया करे? तो शेंजी सर हिलाकर हाँ कहता है और शर्माते हुए वहाँ से चला जाता है। तभी वेंगी कहता है, आज मैं भाई का ऐसा बिहेवियर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हूँ, क्योंकि आज से पहले ये कभी भी किसी के साथ इतना फ्रेंडली नहीं हुए कि उसे अपनी स्टोरेज रूम की दे दें। जिसके बाद यांग यांग और लियांग शांग हाउस से बाहर निकल रहे होते हैं। लियांग चुपचाप और किसी गहरी सोच में खोई होती है। तो ये देख यांग यांग पूछता है, क्या हुआ, अब कुछ परेशान लग रही हो? तो लियांग कहती है, पता नहीं क्यों, लेकिन जब से मैंने वेंगी के भाई को देखा मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उसे पहले से ही जानती हूँ। तो यांग यांग कहता है, हाँ वो तो बोल भी नहीं सकता, अगर वो बोल पाता तो आप उसे सीधा पूछ लेती। नेक्स्ट सीन में हम वेंगी और शेंजी को देखते हैं जो नदी किनारे फिशिंग करने जा रहे होते हैं। शेंजी के हाथ में अब भी वो तस्वीर होती है। तभी वेंगी उससे कहता है, कितने दिनों बाद हम फिशिंग के लिए आए हैं, वैसे आपसे बेहतर कोई भी फिशिंग नहीं कर सकता, ये बात तो माननी पड़ेगी। तभी उनको वही वो ओल्ड मैन नजर आता है जो लियांग को ग्रेवयार्ड में मिला था। वो वेंगी से कहता है, एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, तुम लोग बस उसका इंतजार करना। वेंगी उसे पागल समझकर उसकी बातों को इग्नोर करता है और कहता है, सॉरी हम इन फजूल बातों पर यकीन नहीं करते, और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वो ओल्ड मैन उससे कहता है, अच्छा तो 5 मंथ पहले जब तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हुआ था तब क्या हुआ था? वो लड़का जो आज तक कभी नहीं बोला, उस दिन अचानक उसने एक पूरा सेंटेंस बोल दिया, सही कहा ना? ये सुन वेंगी एकदम से हैरान हो जाता है और पूछता है, आपको कैसे पता ये सब? तो वो स्माइल करता है और कहता है, मुझे सब कुछ पता है। ये लड़का एक नॉर्मल पर्सन है, लेकिन इसकी आत्मा कहीं गुम हो गई है। वो इसे वापस जरूर मिल जाएगी और ये एकदम ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके लिए इसे एक अपॉर्चुनिटी की जरूरत है जो बहुत जल्द ही आने वाला है, जिससे इसकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। तो वेंगी कहता है, क्या आप ये कहना चाहते हो कि ये एकदम ठीक हो जाएगा? तो वो कहता है, हाँ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तब जब इसे वो पर्सन मिलेगा जिसके साथ इसकी डेस्टिनी जुड़ी हुई है। तो वेंगी एक्साइटेड होकर पूछता है, तो वो पर्सन इसे कहाँ मिलेगा? तो वो कहता है, हाइचिंग में, और ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है। वेंगी सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ हम पूरी टेक्निकल टीम और मीडिया को देखते हैं जो प्रोफेसर लियांग का वेट कर रहे होते हैं, और सब लोग जानने के लिए बहुत ही क्यूरियस थे कि प्रोफेसर लियांग दिखती कैसी है। तभी वहाँ लियांग और यान यांग आते हैं, जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं और एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं कि एक छोटी सी लड़की प्रोफेसर है, क्या हम इसका इंतजार कर रहे थे? तभी वहाँ प्रोफेसर यू आती है जो लियांग से कह रही है, अगर तुम यहाँ पर ना आती तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। जो काम हम इतने दिनों में नहीं कर पाए वो तुमने सिर्फ कुछ दिनों में ही कर दिया। तुम सच में बहुत जीनियस हो, आई एम प्राउड ऑफ यू। अब नेक्स्ट मिशन हमारा सैटेलाइट कनेक्ट करने का है, मुझे उम्मीद है कि वो भी तुम बहुत अच्छे से कर लोगी। तो लियांग कहती है, आप फिक्र ना करें, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी इस प्रोजेक्ट को अच्छे से हैंडल करने का। जिसके बाद उसकी वैन आ जाती है और वो यांग यांग के साथ जाने लगती है, लेकिन तभी प्रोफेसर मिन आते हैं और वो लियांग को रोकते हैं और अपने साथ एक अजीब से दिखने वाले लड़के को भी लेकर आता है जिसका नाम लियू चैन है, और कहता है, ये मेरा ग्रैंडसन है, मैं चाहता हूँ तुम इसे भी हाइचिंग ले जाओ। जाते हुए तुम दोनों एक दूसरे से बात भी कर लेना।
लियांग तो उस अजीब से दिखने वाले लड़के को हैरान होकर देख रही होती है जो किसी एलियन से कम नहीं लग रहा था। और तभी वहाँ पर दूसरा एलियन यानी कि हमारा यान यांग भी आ जाता है जो उस लड़के का बहुत बड़ा फैन था। और यहाँ हमें ये पता चलता है कि लियू चेन एक टॉप रैपर है। तभी प्रोफेसर यू कहती हैं, ये तुम क्या कर रहे हो? कहीं तुम चोरी छुपके लियांग के लिए ब्लाइंड डेट तो अरेंज नहीं कर रहे? जो सुनकर पहले तो यान यांग बहुत खुश होता है, लेकिन जैसे ही उसे यंग बाओ की बात याद आती है तो वो उससे कहता है, नहीं तुम प्लीज लियांग से दूर रहो। I mean, ये तुम्हारी टाइप की नहीं है तो बेहतर यही होगा कि तुम इससे दूर रहो। और लियांग को लेकर चला जाता है। लेकिन लियू चेन तो लियांग पर फिदा हो जाता है और जबरदस्ती उनके साथ कार में बैठ जाता है और लियांग के साथ बातें करने लग जाता है। लेकिन लियांग उसे घास तक नहीं डालती तो उसे इम्प्रेस करने के लिए पूरे रास्ते अपना रैप सुनाकर उसे बोर कर रहा होता है। लेकिन यान यांग तो बहुत एंजॉय कर रहा होता है और यंग बाओ को चिढ़ाने के लिए उसे मैसेज करता है कि आपकी मॉम शादी करने वाली है। जो पढ़कर यंग बाओ के हाथ से तो मोबाइल ही गिर जाता है और रिप्लाई करता है, क्या मतलब किससे? तो यान यांग उसे वीडियो कॉल करके दिखाता है जिसमें लियू चेन को देखकर यंग बाओ कहता है, क्या ये कोई मॉन्स्टर है? ओह गॉड, कितना खतरनाक लग रहा है, इसको मेरी मॉम से दूर करो। और यांग यांग से कहता है, तुम लोग यहाँ आओ, मैं तुम लोगों का अच्छे से वेलकम करूँगा। देखते हैं ये अपने होने वाले डैड का कैसे वेलकम करता है। यंग बाओ ने जब एक अजीब से लड़के को अपनी मॉम के आसपास देखा तो ये घबरा गया। इसने जाओयांग को बुलाया और कहा कि बाकी सबको भी जमा कर लो, एक सीक्रेट मिशन टपोरी को दूर करना है। मॉम के आसपास जितने भी मेंढक मंडरा रहे हैं उन्हें साफ करना है। अब चलो बाहर, मॉम आ रही हैं, उनके साथ एक मॉन्स्टर भी आ रहा है जिसे हम लोगों को डील करना है। ग्रैंडपा का ऑर्डर सुन जाओयांग, शियान और मुहान सभी लियांग के इंतजार में बाहर खड़े हो जाते हैं। जैसे ही वो आते हैं तो उन सबको देखकर लियांग थोड़ी सरप्राइज होती है और पूछती है, तुम लोग बाहर क्या कर रहे हो? तो यंग बाओ कहता है, आप इतने दिनों बाद वापस आई है ना, इसलिए हम सब आपको पिक करने के लिए आए हैं। आप थक गई होगी, रेस्ट कर लें, हम गेस्ट को थोड़ा वेलकम कर लेते हैं। तो वो हाँ कहती है और यांग यांग के साथ अंदर चली जाती है। यंग बाओ सबसे कहता है, इस टपोरी को देखो, जोकर बनकर घूम रहा है, हर जगह खाली बर्तन की तरह बज रहा है, शक्ल से कोई अच्छा इंसान नहीं लग रहा। वो जाओयांग को इशारा करता है कि तू जाके से बात कर। जब वो उसके पास जाता है और उससे बात करने लगता है तो लियू चेन उसकी बातों में नहीं आता, उल्टा वो ही कंफ्यूज हो जाता है। तभी वो उससे कहता है, तुम्हें पता है मेरे अकाउंट में कितने एसेट्स हैं? 10 डिजिट्स में काउंट कर सकते हो। तो ये सुन लियू चेन डांस करते हुए कहता है, ओ मैन, तुम्हारे पास सिर्फ इतने हैं, मेरे पास तो 11 हैं। जो सुनकर जाओयांग हैरान रह जाता है। तो लियू चेन कहता है, ओ मैन, मैं अपने नंबर के डिजिट्स की बात कर रहा हूँ। तो जाओयांग उसकी अजीब सी बातों से परेशान हो जाता है और वापस लौट जाता है। जाओयांग के बाद अब शियांग की बारी थी। वो आगे आता है और लियू चेन से कहता है, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? तो वो कहता है, नहीं मुझे नहीं पता। तो शियांग कहता है, मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, सोशल मीडिया पर मेरे 300 मिलियन फॉलोअर्स हैं। जो सुनकर लियू चेन बिना बताए उसके साथ सेल्फी ले लेता है और कहता है, थैंक यू ब्रो, ये पिक्चर मेरे फॉलोअर्स बढ़ाने में हेल्प करेगा। फॉलोअर से याद आया, मैंने अपना ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल बना लिया है जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया है, तो जल्दी से जाके फॉलो कर लो ना। शियांग भी उसके सामने कुछ नहीं बोल पाता। वो मुहान से कहता है, अब तू ही संभाल भाई। तो मुहान उसके पास जाता है और उसे फूल देता है। तो लियू चेन कहता है, ओ मैन, मुझे पता है तुम अभी मैजिक करके दिखाओगे, और अजीब अजीब सी हरकतें करने लग जाता है। जो देखकर मुहान कहता है, हमारे बस का तो नहीं है ये भाई, ग्रैंडपा अब खुद ही देख लें। तो यंग बाओ उसके पास जाता है और कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही उड़ रहे हो, तुमने खुद को देखा भी है मंकी कहीं के? तुम कहीं से भी लियांग के काबिल नहीं हो, तुम तो उसके जूते उठाने के भी लायक नहीं हो। तो लियू चेन ये सारी बातों को भी रैप की तरह ले रहा होता है और कहता है, वाओ कितना अच्छा रैप करते हो आप, आपको तो रैपर होना चाहिए। फिर अपने गले से चेन निकाल कर उसे पहनाने लगता है। तभी यंग बाओ गुस्से में अपनी स्टिक से उसे मारने लगता है और पीट पीट कर उसे वहाँ से भगा देता है। जो देखकर सारे ग्रैंडसन उनकी तारीफें करने लग जाते हैं और कहते हैं, आप ग्रेट हो ग्रैंडपा। तभी वहाँ लियांग आती है
तो यंग बाओ उससे कहता है, मॉम आपको क्या हो गया है? ऐसे अजीब से लोगों को अपने आसपास कैसे आने दे सकती हो? ये लोग आपके जूते उठाने के भी काबिल नहीं है। अब आप 70 साल पहले वाली दुनिया में नहीं जी रही। तब के लोगों में और आज के लोगों में बहुत फर्क है। आजकल के लोग बहुत चालाक हैं। आप प्लीज ऐसे लोगों से दूर रहा करें। ये सब सुनकर सारे ग्रैंडसन्स हंसने लग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ये पहली बार देखा था कि किसी बेटे को उनकी मॉम की फिक्र हो रही थी कि उनकी मॉम किसी गलत लड़के के चक्कर में न पड़ जाए। तो यंग बाओ कहता है, अब मुझे कुछ नहीं पता, बस मैंने कह दिया ना, आज से आप जहाँ भी जाएंगी ये सारे ग्रैंडसन आपके साथ जाएंगे आपकी सिक्योरिटी के लिए। तो लियांग कहती है, अच्छा ठीक है, लेकिन तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? वो सिर्फ मेरा फ्रेंड था और कुछ भी नहीं। चलो अब अंदर चलते हैं, और उसे लेकर घर के अंदर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लियांग को उसके रूम में देखते हैं, जो शेंजी की दी हुई की को ध्यान से देख रही होती है। पता नहीं क्यों, लेकिन उसको शेंजी से एक अलग ही कनेक्शन फील हो रहा था। तभी उसे शेंजी का स्टोरेज रूम याद आता है, जहाँ उसने बहुत सारी चीजें जमा की हुई थी। दूसरी तरफ हम शेंजी को देखते हैं, जो कोई बुरा सपना देख रहा था और बहुत घबराया हुआ था। सीन यहीं चेंज होता है और हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, जिसमें लियांग शिनयान से कहती है, पता नहीं कल क्या होने वाला है, बस हम सेफली यहाँ से निकल जाएं, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो शिनयान कहता है, अरे डरने की क्या बात है, मैं हूँ ना, मेरे होते हुए तुम डर कैसे सकती हो? कुछ भी नहीं होगा, और अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हो जाऊंगा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तो लियांग कहती है, क्या फालतू बातें कर रहे हो, ऐसे नहीं बोलते। जिस पर वो हंसने लगता है और कहता है, अरे यार मैं तो एग्जाम्पल दे रहा था, लेकिन देखो हम दोनों का काम ऐसा ही है। हम लोगों ने कसम खा रखी है कि अगर हमें देश के लिए अपनी जान देनी पड़े तो हम जरूर देंगे। इसलिए कह रहा हूँ, अगर मुझे कुछ हो भी गया तो अपनी और बाकी सबकी जान बचाकर चली जाना, और ये समझना कि मैं आसमान पर स्टार बन गया हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, और हम दोनों दोबारा जरूर मिलेंगे। तो वो स्माइल करती है। प्रेजेंट में ये सब याद करके लियांग बहुत इमोशनल हो जाती है। दूसरी तरफ वेंगी अपना काम कर रहा होता है, तभी शेंजी रूम से बाहर आता है। उसे देखकर वेंगी थोड़ा डर जाता है और टाइम देखकर उससे कहता है, भाई अपनी रात को क्यों जाग गए? शेंजी बार बार लियांग का नाम पुकारा था। वेंगी को लगा कि शायद उसने कुछ कहा, तो वो हैरान होकर उसके पास आता है और पूछता है, आपने कुछ बोला? तभी वो लियांग का नाम लेता है, जो सुनकर वेंगी बहुत खुश होता है, क्योंकि बचपन से आज तक वो हमेशा चुप ही रहा है। ये पहली बार है जो उसने कुछ बोला। वेंगी उससे कहता है, बोलो भाई क्या कहना चाहते हो? तो वो की के बारे में पूछता है, जिस पर वेंगी कहता है, लेकिन वो लोग तो हैचिंग गए हैं। फिर कहता है, मुझे लगता है लियांग ही वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसके बारे में वो मास्टर बात कर रहे थे। शेंजी अब ठीक से बोल नहीं पा रहा था और बार बार की के बारे में पूछ रहा था, और उसे लियांग के ख्याल भी आ रहे थे, जिससे उसके सर में दर्द होने लगता है। तो वेंगी कहता है, भाई अब क्या कहना चाहते हो? चाबी? क्या आपको वो चाबी चाहिए जो आपने लियांग को दिया था? शेंजी हाँ कहता है। तो वेंगी कहता है, ठीक है, मैं अभी जाकर उनसे ले आता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम यान यांग को देखते हैं, जो मोबाइल पर रील्स देखकर एंजॉय कर रहा था। तभी यंग बाओ उसके सर पर आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम यहाँ रील्स देखकर एंजॉय करो और मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो कहता है, हम बोलो क्या बात करनी है? जिस पर यंग बाओ कहता है, जब से मॉम बीजिंग से वापस आई हैं, बहुत अपसेट लग रही हैं, क्या वहाँ पर कुछ हुआ था? ये सुनकर यांग सोचने लग जाता है। फिर कहता है, नहीं वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस पागल को शेंजी वाली बात ही याद नहीं रहती। जिसके बाद वो यंग बाओ से कहता है, मुझे लगता है ग्रैंड माँ बहुत लोनली फील करती हैं। आजकल उन्हें ग्रैंडपा की याद सताती होगी। आप समझने की कोशिश करें, वो कोई ओल्ड वुमेन नहीं बल्कि एक जवान लड़की है। उसके मन में भी बहुत सी इच्छाएं होंगी। आपको उनके लिए इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। I mean, उनको भी डेट्स पर जाने की परमिशन होनी चाहिए। यही तो उम्र है उनकी डेटिंग करने का। तो यंग बाओ सोच में पड़ जाता है। फिर कहता है, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, यही तो उम्र है, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जिसके बाद वो यांग से कहता है, क्या तुम मुझे एरोबिक या योगा कुछ ऐसा कुछ सिखा सकते हो या किसी ट्रेनर के बारे में बता सकते हो? पहले तो यांग हैरान होकर उन्हें देखने लग जाता है। फिर कहता है, हाँ मैं आपकी एक हेल्प कर सकता हूँ। जिसके बाद वो एक रोबोट के साथ एरोबिक करते हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय भी करते हैं।
यंग बॉय कहता है मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ ताकि अगर मेरी मॉम को कोई तंग करे तो मैं उसे सबक सिखा सकूं। दूसरी तरफ हम लियांग को देखते हैं जो अब भी उन सब चीजों और यादों में खोई होती है। तभी उसे वेंगी की कॉल आती है जो उससे कहता है आपको याद है मैं आपको बीजिंग में मिला था, मेरा भाई जिसने आपको की दी थी। प्लीज आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन वो बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह है। अब वो अपनी दी हुई की आपसे वापस लेना चाहता है। तो लियांग कहती है इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, आप मुझे एड्रेस सेंड कर दो, मैं किसी को भेजकर वो वापस भेज देती हूँ। जिसके बाद वेंगी उसे एड्रेस भेजता है तो लियांग थोड़ी सरप्राइज होती है और खुद से कह रही है ये लोग यहाँ कब शिफ्ट हुए। यंग बाओ और यांग यांग एरोबिक करके थक चुके थे। यंग बाओ वहीं जमीन पर सो जाता है। तभी लियांग वहाँ आती है और उसे नीचे सोता देखकर उसे उस पर बहुत प्यार आता है। यांग यांग उसे बताता है ग्रैंडपा आपके लिए एरोबिक्स सीख रहे हैं ताकि अगर कोई आपको बुली करे तो वो आपको प्रोटेक्ट कर सके। जो सुनकर लियांग स्माइल करने लगती है, फिर कहती है इस उम्र में इसे ये सब करने की क्या जरूरत है, तबीयत खराब हो गई तो। तभी वहाँ जिंग चौहान आता है जो काफी एक्साइटेड दिखाई दे रहा था। जिसके बाद वो लियांग के पास आता है और कहता है मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी है। लेकिन तभी यांग यांग उससे कहता है चुप रहो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा ग्रैंडपा सोए हुए हैं, वो उठ जाएंगे। तो जिंग चौहान स्लोली लियांग से बात करने लगता है तो यांग यांग कहता है ऐसा भी कौन सा बड़ा कारनामा अंजाम करके आए हो जो तुमसे रहा नहीं जा रहा। तुम तो ऐसे प्रिटेंड करे हो जैसे ग्रैंडमा का सारा टैलेंट तुमने इनहेरिटेड कर लिया हो। तो वो कहता है एटलीस्ट मैं तुमसे तो बेहतर हूँ जो हर वक्त फालतू बैठा रहता है। जिस पर यांग यांग कहता है ओ हेलो, मैं फालतू जरूर हूँ लेकिन तुम्हारी तरह बोरिंग नहीं। तुम अपना सारा वक्त रिसर्च इंस्टीट्यूट में गुजारते हो मगर तुमने अब तक कुछ हासिल नहीं किया। मुझे लगता है तुम मुझ जितने अच्छे नहीं हो। मैंने भले ही कुछ ना किया हो पर कम से कम मैंने खुशियाँ तो हासिल कर ली। ये बोलकर वो उसे चिढ़ाने के लिए डांस करने लग जाता है। तभी जिंग चौहान उसे इग्नोर करके लियांग को अपने न्यू रिसर्च के बारे में बताने लगता है और कहता है इसे करने के बाद मैं यंगेस्ट साइंटिस्ट लिस्ट में आ जाने वाला हूँ। जो सुनकर लियांग बहुत खुश होती है और दोनों रिपोर्ट के बारे में बात करने लग जाते हैं। जो सुनकर यांग यांग बोर होने लगता है, कहता है यहाँ तो काम की बातें हो रही है, यहाँ पर मेरा कोई काम नहीं। आखिर मैं बेचारा फालतू आदमी जाऊँ भी तो कहाँ। जिसके बाद हम जिंग चौहान को देखते हैं जो लैब में काम कर रहा होता है। तभी उसके पास एक लड़की आती है जिसका नेम जोजो है। वो जिंग चौहान के रिसर्च को देखकर एकदम हैरान रह जाती है और यहाँ हमें ये पता चलता है कि ये वही लड़की है जिसने कुछ साल पहले जिंग चौहान की जान बचाई थी जब वो पानी में डूब रहा था और इसी वजह से उस लड़की के फोरहेड पर चोट का निशान भी बन गया था। तो जो उस मार्क को देखकर जिंग चौहान को ब्लैकमेल करती है और कहती है इस चोट के निशान की वजह से मेरा कोई रिश्ता भी नहीं हो रहा, कोई भी मुझसे शादी नहीं करना चाहता और मैं अपने करियर पर भी फोकस नहीं कर पा रही। इमोशनली ब्लैकमेल करने के बाद वो अपने पॉइंट पर आती है और कहती है अगर तुम मुझे अपने रिसर्च का क्रेडिट दे दो और खुद इस रिसर्च के सेकंड ऑथर बन जाओ तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा। मैं तुमसे ये आखिरी बार कोई फेवर मांग रही हूँ, इसके बाद मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगी, प्लीज। तो ये सुन जिंग चौहान सोचता है इसने मेरी जान बचाई, मैं इसके लिए इतना तो कर सकता हूँ और उसे अपने रिसर्च का क्रेडिट दे देता है और मन ही मन कहता है ग्रैंडमा मुझे माफ कर देना। जिसके बाद वो घर आता है जहाँ यांग यांग और यंग बाओ अब भी एरोबिक कर रहे होते हैं। तभी वो लियांग को अपनी रिपोर्ट देता है तो वो भी थोड़ी सरप्राइज होती है और कहती है ये एकदम से तुम इस रिसर्च के सेकंड ऑथर कैसे हो गए। तभी यांग यांग डांस करते हुए वहाँ पर आता है और उसका मजाक उड़ाने के लिए कहता है कोई बात नहीं भाई, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये लो 100 युआन मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट, तुम निराश मत हो प्लीज। लेकिन तभी लियांग कहती है ये रिसर्च तो तुमने किया था तो तुम सेकंड कैसे हो गए। कोई बात नहीं, इसके बाद तुम टॉप पर आ जाओगे। जो सुनकर यांग यांग उससे अपने 100 युआन वापस ले लेता है
और कहता है तुम जैसे जीनियस मेरे 100 रुपीज लेने के लायक नहीं है, तुमसे ज्यादा मुझे इसकी जरूरत है, और डांस करते हुए वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद लियांग जिंग चौहान से कहती है मैं भी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ जिससे रिलेटेड है, तो क्यों ना हम दोनों साथ में काम करें। तो जिंग चौहान कहता है ठीक है, कल से आप मेरे साथ चलिएगा। वहीं यांग यंग बाओ से कहता है ग्रैंडपा आपने देखा? यंग बाओ कहता है हाँ देख लिया। जिंग चौहान भले ही बुरा हो पर फिर भी वो सेकंड तो आया, एक तुम ही हो ना लायक पूरे इडियट। तो यांग कहता है ये क्या बात हुई, क्या आपने गौर नहीं किया पूरे जी फैमिली में जिन वारिस पर आपको इतना नाज है ना, उनमें से किसी के पास भी आपके लिए इतना टाइम नहीं, सिर्फ मैं ही हूँ जिसने अपनी सेल्फलेस मोहब्बत आपके लिए निछावर कर दी। यंग बॉ कहता है कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बोलो क्या चाहिए तुम्हें। तो यांग कहता है मुझे मेरे रोबोट के लिए एक रोबोट डॉगेश्वरी चाहिए। तो यंग बाओ कहता है कोई बात नहीं मिल जाएगा, बस मेरे साथ एक वीक और वर्कआउट करो। तो यांग एक्साइटेड होकर झूमकर नाचने लगता है। नेक्स्ट डे लियांग जिंग चौहान के साथ उसके इंस्टीट्यूट आती है तो जो उन दोनों को साथ देखकर हैरान होती है और लियांग की इंसल्ट करने लगती है। तो जिंग चौहान उससे कहता है तुम ऐसे इनकी इंसल्ट नहीं कर सकती, बोलने से पहले अपनी जबान पर लगाम दो। जो सुनकर वो बहुत ज्यादा जेलस होने लगती है और मन ही मन कहती है आज से पहले इसने मुझसे कभी भी ऐसी बात नहीं की, लेकिन आज इस लिटिल गर्ल की वजह से वो मुझे इग्नोर कर रहा है और बातें सुना रहा है। फिर जिंग चौहान से कहती है तुम इसे यहाँ कैसे ले आए, तुम्हें पता तो है हम लैब में किसी को भी आने नहीं दे सकते, मैं इसकी कंप्लेन करती हूँ। तभी लियांग उसे अपना कार्ड शो करती है। तो जिंग चौहान कहता है हम तो अभी सिर्फ जूनियर हैं, ये हमारी सीनियर है, शायद तुम्हें पता नहीं, लेकिन ये यहाँ बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने आई है, इसलिए हम यहाँ साथ काम करेंगे। जो सुनकर जो बहुत ज्यादा जेलस होने लगती है। जिसके बाद हम लियांग और जिंग चौहान दोनों को बहुत ही मेहनत से काम करते हुए देखते हैं, जो देखकर सब लोग उन दोनों के बारे में गॉसिप करने लगते हैं कि शायद इन दोनों का अफेयर चल रहा है। उनकी बातें सुन जिंग चौहान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो उन्हें कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन लियांग उसे रोकती है और कोई भी रिएक्ट करने से मना करती है। कहती है तुम्हें ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए, लोगों का काम है बोलना, उन्हें बोलने दो। तो हमें उनकी बातों को इग्नोर करना चाहिए और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जिंग चौहान को यंग बाओ की कॉल आती है, जो उसे बहुत ज्यादा डांटने लगता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम से दिन रात काम करवाने की, अभी के अभी उन्हें घर वापस भेजो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। धमकी सुन वो लियांग के पास जाता है और ये देखकर हैरान होता है कि उसने वो रिसर्च कंप्लीट कर ली। कहता है जिस पर एक्सपर्ट साइंटिस्ट अभी तक अटके हुए थे, आपने ये काम सिर्फ कुछ घंटों में कर दिया। तो वो कहती है नहीं, अभी इसकी डिटेल रिपोर्ट बनना बाकी है। तो वो कहता है नहीं, मैं सब देख लूंगा, आप घर जाइए, नहीं तो ग्रैंडपा मुझे छोड़ेंगे नहीं, और उसे घर भेज देता है। तभी वहाँ पर जो आती है, जो कंप्यूटर को खुला देखकर उनके रिसर्च को पढ़ने लगती है और मन ही मन कह रही है अरे वाह, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसर्च है जो उसने कंप्लीट कर लिया। तभी वहाँ पर जिंग चौहान आता है, जिसका मूड जो को देखते साथ ही ऑफ हो जाता है, क्योंकि सुबह उसने लियांग की डिसरिस्पेक्ट की थी जो उसे बहुत बुरी लगी थी। वो जो से बहुत ही रूडली होकर कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहती है मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आई हूँ, और मन ही मन कहती है मैं इससे इतनी आसानी से अपना रिलेशन खराब नहीं कर सकती, क्योंकि ये बहुत ही काम का बंदा है। और उसे वो कप देते हुए कहती है आज सुबह के लिए मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ, मैं थोड़ा डिस्टर्ब थी, इसी वजह से मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। तो जिंग चौहान कहता है तुम्हें मुझसे नहीं लियांग से माफी मांगनी चाहिए। तो वो टॉपिक चेंज करते हुए कहती है तुमने तो बहुत जल्दी रिसर्च कंप्लीट कर लिया, क्या तुम इस रिसर्च में मेरा नाम दे सकते हो। ये सुन जिंग चौहान कहता है हमारी पहले ही बात हो चुकी थी और तुमने कहा था कि ये लास्ट टाइम है जो तुम मेरी रिसर्च मांग रही हो, इसके बाद तुम ऐसा नहीं कहोगी, और अब तुम फिर से मुझसे रिसर्च मांग रही हो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तो वो कहती है हाँ तुमने मुझे रिसर्च तो दे दी और मेरा प्रमोशन भी हो गया, लेकिन अब भी सब लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं कि मैं इस काबिल नहीं थी, मुझे ये प्रमोशन गलती से मिल गया या किसी फेवर में मिल गया होगा। ये सब बातें सुनकर मैं बहुत ज्यादा हर्ट हुई हूँ, इसलिए मैं तुमसे ऐसा करने को कह रही हूँ, प्लीज तुम आखिरी बार मेरी हेल्प कर दो। और उसके आगे रिक्वेस्ट करने लगती है, लेकिन जिंग चौहान कहता है आई एम सॉरी, मैं इस बारे में तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि ये रिसर्च मेरी नहीं बल्कि किसी और की है, और कंप्यूटर बंद
कर देता है, जो देखकर जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और मन ही मन कहती है अब मैं तुम्हें बताऊंगी मुझसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। जिसके बाद हम शेंजी को देखते हैं जो लियांग का घर ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँचा। वेंगी उसे रोकने की बहुत कोशिश कहता है भाई लियांग ने आपको की वापस कर दी, अब यहाँ आने का क्या मतलब है। लेकिन वो नहीं रुकता। तभी वहाँ पर यंग बाओ आता है तो वेंगी कहता है ये तो मिस्टर जी शिनयान का घर है ना, लियांग यहाँ कैसे रह सकती है। यंग बाओ पूछता है तुम कौन हो। शेंजी उसे गौर से देख रहा होता है तो यंग बाओ कहता है तुम मुझे ऐसे घूर के क्यों देख रहे हो। तो वेंगी कहता है क्या आप मिस्टर जी हैं? माफ कीजिएगा, हम बीजिंग के शियांग फैमिली के वारिस हैं। मैं एरोस्पेस इंस्टीट्यूट में मिस लियांग के प्रोजेक्ट का असिस्टेंट भी हूँ। तभी यांग आता है, वो यंग बाओ के कान में बताता है ग्रैंडपा मैं इनसे मिल चुका हूँ, इसे ऑटिज्म है। तभी वेंगी लियांग के बारे में पूछता है और कहता है हम उनसे मिलने आए हैं। लेकिन यंग बाओ उन्हें जाने को कह देता है और कहता है लियांग इस टाइम घर पर नहीं है। तो शेंजी माफी मांगकर वहां से जाने लगता है, लेकिन शेंजी उसकी बात नहीं सुनता और जबरदस्ती घर के अंदर घुस जाता है और गार्डन की तरफ भागता है, जहां पर वो एक ट्री को देखने लगता है जिस पर बहुत ज्यादा निशान लगे हुए थे और उन निशान को टच करके देखने लगता है, जो देखकर यंग बाओ भी बहुत हैरान होता है और यांग से कहता है इस बच्चे को ट्री के बने निशान पर इतना इंटरेस्ट क्यों है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हमें ये पता चलता है कि यही वो ट्री है जहां शिनयान यंग बाओ का हाइट चेक किया करता था और निशान भी लगाया करता था। प्रेजेंट में यंग बाओ कहता है पता नहीं क्यों इसे देखकर मुझे एक अजीब सी फीलिंग आ रही है, ऐसी जैसे मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। तभी लियांग आती है तो यांग कहता है ग्रैंडमा शियांग फैमिली का बड़ा बेटा अचानक बिना बताए घर पर आ टपका और अंदर घुस आया। लियांग उनके पास आती है तो लियांग को देखकर शेंजी काफी खुश होता है और उसे कुछ पिक्चर्स निकाल कर देता है जिसमें लियांग और शिनयान थे। तो लियांग उससे पूछती है क्या तुम इस लड़की को जानते हो। पहले तो वो सिर हाँ में हिलाता है लेकिन बाद में वो ना कहता है। तो लियांग कहती है अब आप लोग यहाँ पर आ ही गए हो तो हमारे साथ खाना खा कर ही जाना। तो वो लोग हाँ कहते हैं, जिसके बाद वो सब टेबल पर बैठ जाते हैं। वेंगी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है कि लियांग हेड सीट पर बैठी है। तो वो कहता है आप लोग मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन क्या मैं ये बात पूछ सकता हूँ कि मिस लियांग आपकी फैमिली के हेड सीट पर क्यों बैठी हुई है। तो यंग बाओ उसे ये कहकर चुप करवा देता है कि तुम्हें हमारी फैमिली मैटर्स में बोलने का कोई हक नहीं। तो ये सुनकर वो चुप हो जाता है। फिर वो देखता है कि यांग और यंग बाओ लियांग को स्पेशल ट्रीट कर रहे हैं, तो वो मन ही मन कहता है पता नहीं ये लोग बहुत ही अजीब हैं। ये एक छोटी सी लड़की को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे लोग अपने घर के बड़ों को ट्रीट करते हैं। तभी वहाँ पर जाओ यांग आता है और उन दोनों को देखकर पूछता है ये दोनों कौन है और यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो वेंगी उसे देखकर कहता है आप बिल्कुल मेरे भाई की तरह दिखते हो। तभी शेंजी उसके एकदम क्लोज जाता है और उसे पकड़कर देखने लगता है जिससे उसे तकलीफ होने लगती है। ये देखकर यांग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है, वो तो उनकी वीडियो भी बनाने लग जाता है। तो जाओ यांग शेंजी से कहता है मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। वेंगी उसको शेंजी से छुड़वाता है और उससे माफी मांगता है, लेकिन शेंजी फिर से जाओ यांग के एकदम पास जाकर उसे पकड़ने लग जाता है। तो जाओ यांग भागकर यंग बाओ के पास छुप जाता है। तो यंग बाओ से कहता है तुम इसकी बात का बुरा मत मानो, इसे थोड़ा दिमागी मसला है। तभी शेंजी लियांग के साथ चेयर रखकर बिल्कुल उसके बराबर में बैठ जाता है, जो देखकर यंग बाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो शेंजी से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस लियांग के साथ बैठने की, दूर हटकर बैठो। तो लियांग कहती है कोई बात नहीं, इसे मेरे साथ ही बैठे रहने दो। वो उसे सर्व करने लग जाती है, जो देखकर जाओ यांग पूछता है ग्रैंडमा इसके साथ इतनी अच्छी क्यों है। तो यांग कहता है क्योंकि ये थोड़ा पागल है। तभी शेंजी लियांग को उसके निक नेम से बुलाता है, जो सुनकर यंग बाओ कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस लियांग को उसके नाम से बुलाने की, रिस्पेक्ट से उनका नाम लो। लेकिन वो फिर से लियांग को उसके निक नेम से बुलाता है, जो सुनकर यंग बाओ गुस्से में उसे मारने लगता है। लेकिन यांग उसे रोकता है, कहता है अरे ग्रैंडपा इस बच्चे की बात को सीरियस मत लो, ये बीमार है।
फिर यंग बाओ देखता है कि वो लियांग को देखे जा रहा है तो कहता है, सुनिए शियांग फैमिली के बड़े बेटे, आप यूं ही कब से लियांग को ताड़े जा रहे हो, आखिर इरादा क्या है आपका। फिर कहता है, वो जो लियू चैन है ना, वही रैपर, मैं उसे भी कुछ खास पसंद नहीं करता, पर बंदा शरीफ है, फालतू नहीं बोलता, तमीज के दायरे में रहता है, अपनी लिमिट जानता है, पर इसे देखो ये कैसा बंदा है। तो यांग यांग कहता है, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से। तभी जाओ यांग कहता है, अगर पिछली बार ग्रेट ग्रैंड माँ उस रैपर को डेट कर रही होती तो हम दिल पर पत्थर रख कर मान लेते, पर ये शियांग फैमिली का लड़का क्या चीज है, ना तमीज है ना रिस्पेक्ट, उल्टा बदतमीजी करे जा रहा है। इसका चेहरा देखकर मुझे चिढ़ हो रही है। तो वैंग यी सबसे माफी मांगता है और उसे ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो जैसे अपनी सीट पर फेविकॉल लगाकर चिपक कर बैठा हुआ था, हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। जो देख कर लियांग कहती है, कोई बात नहीं, इनके लिए गेस्ट रूम प्रिपेयर करवाओ, ये लोग आज यहीं पर रहेंगे। तो वैंग यी यंग बाओ की तरफ देख कहता है, अगर मिस्टर जी को कोई प्रॉब्लम नहीं तो तभी हम यहाँ पर रहेंगे। तो यंग बाओ कहता है, अगर मिस लियांग ने कह दिया है तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ। जिसके बाद हम लियांग को देखते हैं जो सो रही होती है। तभी वो एक सपना देखती है जिसमें यंग बाओ को एक बच्चा एक बुलेट ट्रक दिखा रहा होता है और कहता है, देखो ये मेरे डैड ने मेरे लिए बनाया है, तुम्हारे पास है क्या ऐसा, और उसे चिढ़ाने लग जाता है। तो यंग बाओ कहता है, मेरे डैड बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, इसी वजह से उनके पास इन फालतू कामों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता। और ये सब कुछ लियांग भी सुन रही होती है और उसे सुनकर बहुत ज्यादा बुरा भी लग रहा होता है। तभी वहाँ शिनयान आता है जो यंग बाओ के लिए साइकिल लेकर आया था, जो देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। शिनयान उससे पूछता है, तुम्हें ये साइकिल ज्यादा पसंद है या वो बुलेट ट्रक। तो वो कहता है कि मुझे ये साइकिल अच्छी लगी क्योंकि ये आप मेरे लिए लेकर आए हो। तो वो उसे प्यार करता है और कहता है, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे लिए बुलेट ट्रक भी बनाऊंगा जब मेरे पास टाइम होगा। तो ये सुनकर यंग बाओ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद हम लियांग को देखते हैं जो ये सब देखकर स्माइल करती है। प्रेजेंट में लियांग की आंख खुल जाती है, वो इस सपने से बहुत ज्यादा परेशान होती है और मन ही मन कहती है, आज से पहले तो मुझे कभी भी ऐसे सपने नहीं आए, पता नहीं ये सब क्या चल रहा है। और तभी उसकी नजर सामने पड़ती है तो उसे लगता है कि जैसे उसका शिनयान उसके सामने खड़ा हुआ है। वो उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन जब वो ध्यान से देखता है तो वो शेंजी होता है। वो एकदम से होश में आती है और कहती है, तुम यहाँ पर क्या करे हो। तो वो बोलने की कोशिश करता है और टूटे हुए वर्ड्स में कहता है, तुम मेरे सपने में आई थी। तो वो उसकी बात का मतलब समझते हुए पूछती है, मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुमने भी सपना देखा। तो वो हाँ में सिर हिलाता है और तभी बाहर से शोर की आवाज आने लगती है। वैंग यी सब लोगों को कह रहा होता है कि मेरा भाई पता नहीं कहाँ चला गया, मेरा भाई नहीं मिल रहा मुझे। जो सुनकर यंग बाओ एक सर्वेंट से कहता है, पता करो शेंजी कहाँ है। और वैंग यी से कहता है, चिंता की कोई बात नहीं, उसे कुछ नहीं होगा क्योंकि हमारे घर में चारों तरफ सिक्योरिटी बहुत टाइट है, इसलिए वो कहीं नहीं जा सकता। तभी एक सर्वेंट उसे बताता है कि उसने शेंजी को ऊपर लियांग के रूम में जाते हुए देखा था। जो सुनकर यंग बाओ को बहुत गुस्सा आता है। वो एकदम से जवान लड़के की तरह झप मारकर भागते हुए लियांग के रूम की तरफ जाता है। वहाँ पहुंचकर वो शेंजी को देखकर एकदम फ्रीज हो जाता है और उसे भी थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है कि उसके डैड सामने खड़े हुए हैं। पहले तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता, लेकिन जब वो ध्यान से देखता है तो वो शेंजी था। तो वो मन ही मन कहता है, पता नहीं क्यों, लेकिन इस आदमी को देखकर मुझे अपने डैड की याद आ गई। तभी वैंग यी वहाँ आ जाता है और शेंजी को डांटने लग जाता है, जो देखकर लियांग को बहुत बुरा लगता है। वो यंग बाओ और उन सबको मना करती है, लेकिन यंग बाओ कहता है, नहीं, अगर आज हमने इसको डांटा नहीं तो उसे पता नहीं चलेगा कि ये काम गलत है, इसलिए ये डांटना बहुत जरूरी है। जिसके बाद वो यांग यांग से कहता है कि इसे यहाँ से ले जाओ और लियांग से कहता है, इस लड़के की वजह से आपकी नींद खराब हो गई, क्या आप रेस्ट करना चाहोगी। तो वो कहती है, नहीं, मुझे लैब जाना है, मैं उसके लिए रेडी होंगी। नेक्स्ट सीन में हम लियांग और जिंग चौहान को देखते हैं जो लैब में काम कर रहे होते हैं। तभी उनके पास एक सीनियर प्रोफेसर आता है जो अपने साथ जोजो को भी लेकर आता है
और जिंग चौहान से कहता है तुम लोग अपने रिसर्च में मिस जोजो को भी पार्टिसिपेट करने दो। जिंग चौहान मना करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लियांग उससे कहती है इसे आने दो, अच्छी बात है, हमारी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। जो सुनकर वो उसे बताने की कोशिश करता है कि अच्छी लड़की नहीं है और उसने पहले भी बहुत बार उसके सारे रिसर्च के क्रेडिट खुद लिए थे। लेकिन तभी जो जानबूझकर अपनी चोट का निशान उसे दिखाती है, जिसे वो खुद को रोक लेता है और लियांग से कहता है ठीक है, अगर आप चाहती हो तो हम इसको अपनी रिसर्च में पार्टिसिपेट करने दे सकते हैं। जिसके बाद लियांग जो से पूछने लगती है कि तुम किस चीज में एक्सपर्ट हो, मुझे बताओ, फिर मैं तुम्हारे जिम्मे में वो काम लगाऊंगी। जो सुनकर जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि तुम होती कौन हो मुझे काम बताने वाली, मैं तुमसे सीनियर हूँ, मैं किसी का ऑर्डर फॉलो नहीं करूंगी। लेकिन जब वो देखती है कि जिंग चौहान जैसा जीनियस भी उसके ऑर्डर को फॉलो कर रहा है तो वो बहुत ज्यादा हैरान होती है। फिर लियांग एक डिफिकल्ट कैलकुलेशन को बिना किसी कंप्यूटर सिस्टम के कर लेती है तो वो शॉक्ड रह जाती है और लियांग से कहती है कि ये कैसे पॉसिबल है कि तुम बिना किसी कंप्यूटर सिस्टम के इतनी बड़ी कैलकुलेशन कर लो, मैं तुम्हें अभी गलत प्रूफ कर दूंगी। लेकिन जब वो कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू कैलकुलेशन करती है तो वो एकदम करेक्ट नहीं करता, जो देखकर वो बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है और मन ही मन कहती है कि इतना जीनियस कोई कैसे हो सकता है और शर्मिंदा होकर वहाँ से लौट जाती है। घर आते ही लियांग उससे कहती है माना कि जो ने पहले डिस्कवर किया, मगर सब्सटेंस की समझ तुम्हारी बेहतर है। जिंग चौहान झूठ कहता है कि मैंने पहले डिस्कवर नहीं किया, इसलिए मैं कई दिनों से मेहनत कर रहा हूँ। लियांग कहती है रिसर्च में टैलेंट जरूरी है, मगर मेहनत उससे भी ज्यादा, धोखा मत देना। ये सुनकर जिंग चौहान के हाथ से एक बैग गिर जाता है, जो देखकर लियांग पूछती है जिंग चौहान क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? तो जिंग चौहान कहता है नहीं, मैं आपसे कैसे कुछ छुपा सकता हूँ, अगर कुछ होता तो आप पकड़ लेती ना। ये सुन लियांग बिना कुछ बोले अंदर चली जाती है, जहाँ बैंगी लियांग से माफी मांगता है और उससे कहता है मेरा भाई तुमसे मिले बिना रह नहीं पा रहा था, वो तुमसे मिलने के लिए इतना एक्साइटेड और बेचैन था कि मुझे मजबूरन उसे यहाँ साथ लाना पड़ा। लियांग शेंजी से कहती है काफी देर हो गई है, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। लेकिन शेंजी घर जाने के बजाय लियांग के पास जाकर बैठ जाता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है घर चलो। ये नजारा देख पूरी जी फैमिली आग बबूला हो जाती है और कहते हैं अबे छोड़ इसका हाथ। शियांग कहता है इसका हाथ छोड़ो अभी के अभी। यांग बैंगी पे गुस्सा होने लगता है, कहता है हाथ छोड़ने को कहा है, सुनाई नहीं तेरा? देखो तुम्हारे घर का जो ये ऑटिज्म पेशेंट है ना, हम इस पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम सर पर चढ़ जाओ। शियांग शेंजी से कहता है किसी औरत की इजाजत के बिना उसका हाथ पकड़ना ये सीधा सीधा उसकी मर्जी के खिलाफ है, पता है ना तुम्हें या नहीं? यांग वेंगी से कहता है अपने इस नमूने भाई को यहाँ से ले जाओ। शियांग उसका हाथ लियांग से दूर करने लगता है, लेकिन शेंजी तो ऑक्टोपस की तरह चिपक गया था, छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो इतनी सख्ती से पकड़कर बैठा था कि शियांग उसे हिला तक नहीं पा रहा था। वो अपनी पूरी कोशिश करता है पर फेल हो जाता है। फिर वो यांग से कहता है वहाँ खड़े देख क्या रहे हो, आओ हेल्प करो। यांग भी मैदान में आ गया, दोनों मिलकर उसे खींचने लगे, लेकिन वो फिर भी लियांग का हाथ क्या 1 इंच भी उससे दूर नहीं होता। दोनों हार नहीं मानते, क्योंकि कोई उनकी ग्रेट ग्रैंड माँ को टच करे ये उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। शियांग उसका हाथ तो यांग उसका कॉलर पकड़कर खींचने लगता है, 1 2 3 और फिर हाथ नहीं छूटता, उल्टा उसकी शर्ट फट जाती है। यांग और शियांग दूर जाकर गिर जाते हैं और शेंजी शर्टलेस हो जाता है। ये देख शियांग कहता है हद हो गई, ये तो सेड्यूस करने पे उतर आया, जल्दी से रास्ता ब्लॉक करो, ये देखना गुनाह है। यांग कहता है इसके चेस्ट पे बर्थ मार्क तो देखो कितने ज्यादा है। शियांग कहता है बकवास बंद करो और जल्दी से इसे कवर करो। यांग अपनी जैकेट उसे पहनाता है तो शियांग अपने हाथ लियांग के आंखों के सामने रख देता है। तो लियांग कहती है तुम सबका तमाशा खत्म हो गया तो वापस अपनी जगह पर बैठो। ये सुन दोनों पीछे हट गए। फिर लियांग शेंजी से कहती है बात मानो, हाथ छोड़ो। ये सुनते ही शेंजी ने उसका हाथ छोड़ दिया। ये देख सभी हैरान रह गए, सबकी आंखें फटी की फटी और मुंह खुला का खुला रह गया। फिर लियांग वेंगी से कहती है तुम्हारे भाई के कपड़े फट गए हैं, इसे ले जाओ और चेंज करवाओ।
ये बोलकर वो चली गई। वेंगी भी शेंजी को अपने साथ ले गया। शियांग कहता है हम 3 मर्द मिलकर जोर लगाते रहे पर वो हिला तक नहीं और ग्रेट ग्रैंड माँ ने सिर्फ एक बात बोली और वो मान गया। यंग बाओ जो शॉक में था पलट कर कहता है पहले तो मॉम ऐसे लोगों को एक थप्पड़ में ढेर कर देती थी लेकिन आज इस लड़के पर इतनी नरमी क्यों। यांग यांग कहते हैं ना जिद्दी आशिक से तो कोल्ड हार्टेड लड़की भी हार जाती है, कहीं ग्रैंड माँ इसके चक्कर में तो नहीं फंस गई। ये सुन यंग बाओ चिल्ला कर कहता है नहीं, जिससे दोनों डर जाते हैं। तभी असिस्टेंट आता है और यंग बाओ को बताता है कि लियो नाम का लड़का आया है, मिस लियांग से मिलना चाहता है। पहले जो बंदा यंग बाओ को जहर लगता था और जोकर लगता था अब वही उसे अच्छा लगने लगा है। उसे देखते ही वो उसे कस कर गले लगा कर कहता है लियू चैन मैं तुम्हें कितना याद कर रहा था। लियू चैन हैरानी से ये क्या हो रहा है। यांग यांग और शियांग भी एक दूसरे को देखने लगे कि अचानक ग्रैंडपा को क्या हो गया। यंग बाओ कहता है कुछ मत बोलो, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो, मैंने अभी ताजी ताजी चाय बनाई है, एक कप पी कर जाओ। लियू चैन उलझन में क्या बोलूं तो यंग बाओ कहता है रात को यही रुकना, हम साथ में डिनर करेंगे। वो लियू चैन को कुछ बोलने ही नहीं देता, अपने साथ अंदर ले जाता है। ये सुन यांग यांग कहता है ये दोनों लव राइवल्स, कहीं आज इनका आमने सामने मुकाबला तो नहीं होने वाला। शियांग मोबाइल निकाल कर मैसेज भेजता है कि भाइयों सब एक जगह जमा हो जाओ, बहुत बड़ा स्यापा हो गया है। नेक्स्ट सीन में सब लंच करने आते हैं। लियांग सबसे कहती है चलो सब बैठ जाओ, तो शेंजी फौरन लियांग के पास ही बैठ जाती है। ये देख जाओ यांग आग बबोला हो जाता है। तभी यंग बाओ वहाँ लियू चैन को ले आता है, लेकिन जब वो देखता है कि शेंजी लियांग के पास बैठा है तो वो लियू चैन से कहता है तुम भी थोड़ा करीब बैठो ना, और उसे भी लियांग के पास बिठा देता है। ये देख भाई आपस में बात करने लगे। शियांग जिंग चौहान से कहता है लियू चैन इसकी काबिलियत बड़े भाई जैसी नहीं, चार्म मेरे जैसा नहीं, और इसका IQ तो तुमसे भी गया गुजरा है, पर हाँ परेशान करने में ये यांग यांग के बराबर है। ऐसा बंदा हमारी ग्रेट ग्रैंड माँ के लायक नहीं है। ये सुन यांग यांग कहता है ये क्या बात हुई, तुम्हें उसे बुरा भला कहना है तो कहो, पर बीच में मुझे क्यों घसीट रहे हो। फिर जाओयांग कहता है ओए भाई साहब जरा तकलीफ करके थोड़ा दूर हटिए, मिस लियांग के इतने करीब बैठने की जरूरत नहीं, तुम चाहो तो मेरे बराबर में बैठ जाओ। वेंगी अपने भाई से कहता है आओ हम उस तरफ बैठ जाते हैं, लेकिन वो कोई रिस्पांस नहीं देता। तो जाओयांग उसके पास जाकर कहता है भाई सुना नहीं, चलो उठो, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। तो यांग यांग कहता है देखो भाई पुरानी कहावत है हैंडसम लोगों की सिक्स सेंस हमेशा सबसे तेज होती है, और मेरी सिक्स सेंस कह रही है अगर अभी हमने किसी को आगे नहीं किया तो ग्रेट ग्रैंड माँ को ये शेंजी पक्का पटा लेगा। तभी शियांग कहता है अच्छा बाबा ठीक है, तो फिर मैं इन दोनों में से लियू चैन को चुनता हूँ। जिंग चौहान कहता है लेकिन दिखने में तो ग्रैंड माँ लियू चैन में भी कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा, इन्हें आगे करके कोई फायदा होगा भी क्या। तभी यंग बाओ लियू चैन से कहता है तुम हमें वो फ्री स्टाइल करके दिखाओ ना, जरा अपना चार्म तो दिखाओ सबको। लियू चैन कंफ्यूज कि अब ये क्या बोले। तभी यंग बाओ शियांग से कहता है बातें बंद करो और लियू चैन के लिए थोड़ा म्यूजिक बीट बजाओ। शियांग कहता है अब क्या मैं ये काम करूँगा। तभी लियू चैन कहता है अरे वो तो मूवी स्टार है, एक्टर है, वो कोई बी बॉक्सर नहीं। तो शियांग कहता है किसने कहा कि मैं बी बॉक्सर नहीं। ये बोलकर वो बी बॉक्स शुरू कर देता है। सभी हैरान रह जाते हैं। लियू चैन भी मैदान में आ गया। यंग बाओ भी कहाँ पीछे हटने वाला, वो चम्मच उठाकर ढोल बजाने लगा। तभी जाओयांग गुनगुनाने लगा, रैपर मूड में शेंजी को सुनाने लगा। ओए भाई साहब यहाँ से बाहर चले जाओ, अगर अभी नहीं गए तो मैं तुम्हें ढेर कर दूंगा। मैं तो इज्जत की वजह से तुमसे हाथ मिलाना चाहता था, पर सॉरी मैं कुत्तों से हाथ नहीं मिलाता, क्योंकि हम जी फैमिली वाले कभी अपनी बात से नहीं पलटते। होल्ड ऑन, अगर अभी नहीं गए तो संभल कर रहना। मेरा पांचवा भाई यांग यांग दिमाग से थोड़ा पैदल है, कहीं वो तुम्हारा यहाँ फैसला न कर दे। कैसा लगा मेरा स्वैग। यांग यांग जो पहले खूब इंजॉय कर रहा था, आखिरी लाइन सुनकर उसका मुंह बन जाता है। दिन में 3 से 4 बार उसकी इंसल्ट ना हो, भाइयों को चैन कैसे आएगा। फिर जाओयांग पूछता है कैसा लगा। सब खुश होने लगते हैं, लेकिन लियांग गुस्से में कहती है ये सब क्या है, तुम सब आखिर चाहते क्या हो। ये सुनते ही सब एकदम सीधे हो गए। तभी यंग बाओ कहता है मिस लियांग अगर आपका दिल किसी को डेट करने का है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लियू चैन को चुनना। माना कि वो थोड़ा अजीब है, पर हटा खटा तो है, ऊपर से जॉब भी करता है। इन जैसे बदतमीज लोगों को तो बिल्कुल भी मत चुनना। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है।
चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।